मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है यूपी प्रेस क्लब में। आइए जानते हैं उनसे क्या खास। आज जो था हम लोगों ने राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा बनाया गया है कि देश में अब न जातिवादी राजनीति रहेगी न जातिवादी कानून रहेंगे। अगर जातिवादी राजनीति भी खत्म करेंगे और जातिवादी कानून भी इस देश से हम लोग खत्म करेंगे। तीसरा विकल्प क्या मिलता है? तीसरा विकल्प नहीं है, ये तो एक राष्ट्रीय विकल्प है। जितनी पार्टियां हैं उनको हटा के एक नया विकल्प हम खड़ा करें। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको ये तो सब झूठ है। सबका साथ सबका विकास हो गया। आदमी कभी कह सकता है कि हम लोकसभा में कि हम अत्यंत पिछड़ी जात के हैं? ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं जो अपने को जातिवादी कहे। ये पहला प्रधानमंत्री है जो कि लोकसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अति पिछड़े हैं। कभी सुना है किसी प्रधानमंत्री को कोई जात की बात करता हो? 27 के चुनाव नजदीक है, कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? 5 साल में इतने साल पार्टियां क्या कर... आप देखिए 27 बना नहीं है, तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। लेकिन अब जब ये यूजीसी आया तो समाज को लगा कि ये बहुत गलत ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको खास करके सबड़ों ने मदद करके यहाँ तक पहुँचाया। उसके खिलाफ एक उन्होंने आंदोलन छोड़ दिया और उनको विकल्प चाहिए, वो विकल्प हम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों, देशवासियों, मीडिया कर्मियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस विकल्प की आवश्यकता के बारे में तिवारी जी ने इस विकल्प जो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा है उसके संदर्भ में किन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ और किन परिस्थितियों में ये आगे बढ़ेगा और किन परिस्थितियों में जो एक सनातनी सवर्ण और नागरिकों की सत्ता बनेगी, उस सत्ता के लिए किस दिशा में प्रयास करेगा, उसके लिए इस राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का गठन किया गया है। क्योंकि आज पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है और उसमें वर्तमान राजनीति में आज जो जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाना, अलगाववाद करना, समाजों को बांटना, देश को गृह युद्ध की स्थिति पर ले जाना, सामाजिक समरसता समाप्त करना, इस दिशा में प्रयास करके हम लोगों ने सभी ने मिलके, मैं इसमें अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, सभी लोग इसमें उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और सभी ने अपने समर्थन पत्र भी दिए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई जात बिरादरी शामिल हो, सभी बिरादरियों के जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो सभी लोग शामिल हैं इसमें और एक मत होकर हम लोग कार्य करेंगे। उसी दिशा में कार्य करेंगे जिस दिशा में हमें इस देश में एक समरसता स्थापित करनी, एक समानता स्थापित करनी है, आर्टिकल 14 की स्थापना करनी है, जात बिरादरी के आधार पर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अंत करना है, इस देश की प्रतिभाओं को स्थान दिलाना है, नौकरियां दिलाना है, प्रतिभाओं के पलायन को रोकना है। साथ ही जो देश में एक विषमता पैदा हो चुकी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये सब स्थितियां कंट्रोल में आए, समाप्त हों। इन स्थितियों पर काबू करने के लिए ये विकल्प की स्थापना की गई और ये विकल्प में और भी संगठन आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे। इस विकल्प का उद्देश्य मात्र ये है कि इस देश में एक राष्ट्र जो विकास की दिशा में प्रयास करना, राष्ट्र को ले जाना। राष्ट्र में जब तक समरसता स्थापित नहीं होगी तब तक राष्ट्र या देश विकसित नहीं हो सकता। इस दिशा में ही ये जो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा है ये कार्य करेगा। भविष्य में शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सार्थक प्रयासों से, सभी संगठनों के, राजनीतिक दलों के प्रयासों से एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर भी इसे लाया जाएगा। वो भी अतिशीघ्र करेंगे हम। लेकिन मोर्चे का अभी उद्देश्य ये है कि सभी संगठित होकर आगे बढ़े। जो संगठन, जो राजनीतिक दल जहां पर अपनी ताकत रखता है, बल रखता है, अपने नागरिकों में, वोटर्स में पहुंच रखता है, हम उसको वहां पर स्थान देंगे। हमारा उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि हम उन संगठनों को या राजनीतिक दलों का कोई अंत करना चाहते हैं। ये मोर्चा एक सागर के समान है जहाँ विभिन्न नदियाँ आके मिल रही हैं। उसी दिशा में आज
ये बैठक हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि राष्ट्र में अब समरसता आएगी, आर्टिकल 14 की स्थापना की जाएगी। भविष्य में कोई भी इस तरह का कानून जो जात बिरादरी के आधार पर बनाया जाएगा वो नहीं चलेगा। पुराने कानून जो हैं जात बिरादरी के आधार पर बनाए गए हैं, जिनमें आरक्षण भी समाहित है, वो भी समाप्त होगा। यही हमारा उद्देश्य है। देश में जो सनातन का ह्रास और पतन हुआ है उसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। लोग जो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, सनातन को टारगेट किया जा रहा है, गौ माता को टारगेट किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों को टारगेट किया जा रहा है उस दिशा में ये मोर्चा कार्य करेगा और ये कार्य संपूर्ण करके विधायिकाओं में और पार्लियामेंट संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा। वो प्रतिनिधि जाएंगे जो हमारी शर्तों पे, हमारे मुद्दों पे, देश के मुद्दों पे, नागरिकों के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। उनको हम चुनाव भी लड़ाएंगे और संपूर्ण प्रयास ये होगा कि हमारी सत्ताएं स्थापित हों, हमारे प्रतिनिधि जीत के जाएं। भविष्य में जो सत्ताएं हो, वो चाहे केंद्रीय सत्ता हो, चाहे राज्यों की सत्ता हो, वो सत्ताएं हमारी सत्ताएं होंगी। इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हम जो मेहनत करेंगे उसमें सफल होंगे। और अब जो राजनीतिक दल हैं, जितने भी, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, चाहे यूपीए हो, कोई से भी गठबंधन हो, हमें उनकी किसी को कोई आवश्यकता ही नहीं है। आज ये विकल्प मोर्चा इसीलिए स्थापित किया गया है कि अब जो समाज, जो नागरिक, जो सवर्ण, जो सनातनी इस दिशा में देख रहे थे कि अब हमें किस ओर जाना है, उसके लिए ये स्थापना की गई है। आज हमारे साथ संपूर्ण समाज, संपूर्ण सनातनी, संपूर्ण सवर्ण है और मैं समझता हूँ यहाँ तक कि जो देश में विभिन्न प्रांतों में और उत्तर प्रदेश में भी जो संगठन बने हुए हैं, वो संगठन आज हमारे साथ है, सभी समाजों के। ये मेरा वक्तव्य है। इसको बाकी मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप जो क्वेश्चन करेंगे उन्हें पूछने की अनुमति देता हूँ। ये धन्यवाद मिश्रा जी। जैसा देखिए 75 सालों में इस देश में क्या हो रहा है, जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर सारे कानून बन रहे हैं। इस जातिवादी राजनीति और जात के आधार पर जो कानून बन रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा का स्थापना हम लोग आज किया गया है, घोषणा में। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जातिवादी राजनीति और जात की जो कानून है कितने भयंकर हैं, इसको समझने की जरूरत है। और अगर इस कानून के द्वारा राजनीतिकों ने किया क्या, जात की राजनीति और जातिवादी कानून दोनों में एक साथ है। राजनीतिकों ने किया क्या, राजनीतिकों ने पहले समाज को अगड़े पिछड़े दलित में बांटा, फिर आरक्षित और अनारक्षित में बांटा, और अब यूजीसी के द्वारा वो लाके उन्होंने समाज में एक ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति पैदा कर दी कि अगर ये भयानक स्थिति, ये इस हालात देश का देखिए एक जाति संघर्ष का रूप ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जाति संघर्ष का रूप लेगा तो देश का क्या होगा। तो ये जाति संघर्ष है जो आ रहा है। अब हम लोगों के पूरे देश के सामने क्या विकल्प है कि तो हम जाति संघर्ष के साथ जाएं या कोई नया विकल्प दें। अगर जाति संघर्ष के साथ जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। तो इसलिए जाति संघर्ष के लिए को रोकने के लिए, इस भारत देश को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की स्थापना की घोषणा आज हुई है। अब आप हम लोग करेंगे क्या राष्ट्रीय विकल्प वाले, जान लीजिए। अगर ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आएगा तो जैसे बहुत सारी बातें बता दी गई और बहुत सी सारी बताई जाएगी, लेकिन अगर आप दो बातें हमसे पूछिए तो पहला ये है कि जातिवादी राजनीति खत्म करेंगे और न्यायवादी राजनीति की शुरुआत हम लोग करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कि सारे जातिवादी कानून को इस देश से खत्म कर दें। जो जातिवादी कानून इस देश में हैं वो भी खत्म होंगे और भविष्य में कभी जातिवादी कानून नहीं बनेंगे। अब जातिवादी कानून जब नहीं बनेंगे तो सारी स्थितियां बिल्कुल देश में आप देखेंगे कि
कैसे हो जाते हैं। आप ये बताइए कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जातिवादी कानून का क्या असर हुआ। असर ये हुआ कि 75 सालों में ये लोगों ने बनाया। मैं तो समझता हूँ कि इस देश में दूरदर्शिता वाले राजनीतिक थे ही नहीं। एक तरह से मैं कहूँगा थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियन ने 75 साल से देश में अपना राज कर रहा है। और ये थर्ड ग्रेड के पॉलिटिशियन सोच ही नहीं सकते थे कि जात के अलावा, जातिवादी राजनीति के अलावा भी इस देश में इतना बढ़िया संविधान है, उस संविधान का प्रयोग करते हुए हम एक एक नागरिक को सारे संपन्न बना सकते हैं, उनके अधिकार दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं। लेकिन सोचा ही नहीं, क्योंकि दृष्टि नहीं थी उनके पास। हम ये सब करेंगे और ये उसी संविधान के तहत में, संविधान के तहत में ये जो अगड़े पिछड़े दलित, आरक्षित, अनारक्षित सब खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था देंगे। इस संविधान की व्यवस्था है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। तो क्या किसी एक जाति विशेष को तीनों मिलना चाहिए? हम तीनों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर नागरिक को देंगे, हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। कि ये नहीं कि हम जाति के भेद पर करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था देंगे हम लोग कि जो अभी तक नेताओं का, अफसरों का बोलबाला है, हम जो भी व्यवस्था देंगे वो जनता के, जनता फर्स्ट, नागरिक फर्स्ट, सारी व्यवस्था सरकार की राजसत्ता की व्यवस्था होगी। उसमें ये होगा कि नेता फर्स्ट नहीं होगा, अधिकारी फर्स्ट नहीं होगा, जनता फर्स्ट। जहाँ भी है, जहाँ भी आप दफ्तर में जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, व्यवस्थाओं में जाएंगे, वहाँ पहले बात देखी जाएगी कि पहली भूमिका सुनी जाएगी वो आम नागरिक को सुनी जाएगी, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी, आम और खास नहीं, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सनातन परंपरा को भी जागृत करेंगे, क्योंकि सनातन परंपरा को अगर हमने छोड़ देंगे तो लोगों का जो आचरण में ह्रास हो रहा है, जो लोगों का चरित्र में भी विकास नहीं हो रहा है, उसका भी हम विकास करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेके एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की आज शुरुआत हो गई। पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों से एक राजनीतिक मंच है, सारे राजनीतिक पार्टी लोगों को और संगठनों को जोड़ा गया है। इस राजनीतिक मंच का विस्तार हम इस तरह करेंगे कि सभी स्थानों से चुनाव लड़ाएंगे लोग। उत्तर प्रदेश के 227 के चुनाव में ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कराएगा। हमारे प्रत्याशी क्या होंगे? जो वही प्रत्याशी हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों के हैं, जो मंच से जुड़ रहे हैं, इससे उन लोगों के प्रत्याशी होंगे। और कोशिश होगी कि एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी खड़ा हो, ताकि जब विकल्प में जो अपना वोट लोग जो देना चाहते हैं वो सिर्फ इसी मंच के द्वारा खड़ा किए हुए, मोर्चा के द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशियों को दें। तो एक अच्छी एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इस शुरुआत को आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग का सहयोग मिलेगा तो इस देश को एक बहुत बड़ा संकट से हम लोग बाहर निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सबसे पहले एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये नारा विफल हो गया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाएगा, सिख ईसाई कहाँ चले गए? तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मोर्चा है आपका आगे कदम बढ़ाएगा इसको लेकर? हमारा मोर्चा एक एक नागरिक तक जाएगा, एक एक नागरिक तक। ये सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, ये हमारा मकसद ही नहीं है और संविधान का भी मकसद नहीं है। क्या संविधान में कहा कि जातियों के आधार पर कानून बनेगा? क्या कहीं संविधान ने हमेशा कहा कि नागरिकों के लिए कानून बनेगा? और आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 में कहा गया कि सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये संविधान प्रदत्त करेगा। कहा जाता है कटोगे तो बटोगे, लेकिन राजनीति वही की जा रही है। तो उन्हीं के तो खिलाफ हम लोग आ रहे हैं ना। ऐसे ही राजनीति का अंत करेंगे, निश्चित जान लीजिए ऐसे राजनीति का अंत हो जाएगा। इन्हीं राजनीति का अंत करना है। ऐसे लोग जो कटने बैठने की बात कर रहे हैं। हिंदू भी कहीं ना कहीं परेशान है कि हिंदू सनातन, इन दोनों में फर्क क्या है? अब ये परेशान हो रहे कि हम हिंदू में जाए या सनातन में जाए? ये आप तो उसकी भाषा बोल रहे हैं ना, जो कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी अब सीधे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरदम जुमले करती है, कभी हिंदू, कभी सनातन, कभी राष्ट्रीयता, ये सारी बात बोलते रहते हैं और करना कुछ नहीं है। हम लोग इन सारे चीज़ों का जवाब देंगे कि ये देश नागरिकों का देश है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का देश है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया का जब देश रहेगा तो एक एक नागरिक, गांधी जी ने कहा था लास्ट पर्सन, जो सबसे गरीब आदमियों का, चाहे अनुसूचित जाति का हो चाहे पिछड़े जाति का हो, वहाँ तक पहुँचेगी। इन राजनीतिज्ञों ने एक बात समझा दिया कि इस देश में बिना जाति के और बिना जाति कानून से नागरिकों का उत्थान हो ही नहीं सकता है, उनका विकास हो ही नहीं सकता। हम दिखा देंगे
कि बिना जाति कानून के, बिना जाति राजनीति के इस देश से एक एक नागरिक का हम लोग विकास करेंगे। सर देश का जो है भविष्य का है, दो लोगों पे टिका होता है, किसान पे, नौजवानों पे। ये दोनों जो है बेबस हो चुके हैं। क्या मोर्चा इन लोगों से कुछ आगे दो ही नहीं बेबस है, कौन नहीं बेबस है? सारे लोग बेबस हैं। न्यायपालिका बेबस है, प्रशासन बेबस है, पत्रकारिता बेबस है, किसान बेबस है, मजदूर बेबस है। महंगाई से सभी मरे जा रहे हैं और यहाँ तक तो अब ऐसे ऐसे किल्लतें आएंगी, आप देखते जाएगा। लेकिन उनको लोगों को जाति राजनीति से बांट के और नए नए मुद्दे ला के जैसा देश की जनता जानना चाहती, किन पार्टियों से आप गठबंधन करेंगे? किसी पार्टी से नहीं, ये तो हमारा खुद ही जनता का गठबंधन है। मिश्रा जी ने अभी बता भी दिया आपको कि ये तो हमारा खुद का अपना जनता। अच्छा, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये विकल्प कोई हमने नहीं पैदा किया है, ये हमारी सोच नहीं है हम लोगों की, ये जनता की सोच है कि अब इन लोगों को वोट नहीं देना। आप सभी पार्टियों को देख चुके हैं, कांग्रेस को देखिए, भाजपा को देख लिए, सपा को देख लिए, बसपा को देख लिए। अब इनको देना नहीं, आप लोग विकल्प पैदा करिए। उसी विकल्प को लेकर जनता के आदेश पर हम लोग विकल्प पैदा कर रहे हैं। सर आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से भी आपने संगठन पे जो है बहुत मेहनत करी, उस पर जो है आपको सजा भी हो गई, जेल भी चले गए। आने वाले वक्तों में और भी परेशानियां आएंगी, क्या इस मोर्चे से जुड़े रहेंगे या संगठन और अपना आगे बढ़ाएंगे? मैंने तो शुरू में ही ये भविष्यवाणी की थी और उस पर कायम हूँ। मैंने शुरू में ही कहा था कि मेरा जो अभियान है, उस अभियान को अंतिम सांस तक लड़ूंगा, चाहे मुझे 100 बार नहीं 1000 बार जेल जाना पड़े, चाहे जितनी परेशानियां आए। मैं अपने अभियान को पूर्ण करूंगा। अगर ईश्वर ने श्वासें दी तो ये पूर्ण होकर ही रहेगा। और इस सर आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सर न्यायाधीश रह चुके हैं, कहाँ लिखा गया है कि शट अप और गेट आउट SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा? SC/ST एक्ट में कोई भी मुकदमा वैसे तो दर्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मंतव्य या इंटेंशन नहीं होता कि उसको इस कारण से वो गाली दे रहा है, इस कारण से मार रहा है, इस कारण से झगड़ा कर रहा है और इस कारण से उस महिला ने शट अप बोला। यही कारण है कि आज जनता ने विकल्प की मांग की और हम लोग विकल्प हम नहीं है, जनता विकल्प है। आज ये जनता ही साबित करेगी, ये जनता ही उत्तर देगी कि अब विकल्प जनता का है। और वो जनता 2 मई तो बीजेपी गई, 2 मई को बीजेपी गई और बाकी संगठन तो है ना, वो पीछे बहुत खड़े। 10% भी नहीं है। UGC आप ला रहे हैं, उसका वो लोग लाए, सबसे पहला आधार SC/ST का विरोध कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहला आधार हमारा यही है कि आज अगर हमारे पास आप कहते हैं 10% नहीं है, हम मानते हैं 1% भी नहीं है, लेकिन हर 1% व्यक्ति ये चाहता है, जो इकलौता है, सोरेली है, वो भी ये चाहता है कि हमें किसी ना किसी विकल्प की आवश्यकता है इस देश में, क्योंकि सारे विकल्प हमने आजमा चुके हैं और उस आजमाइश में हमें आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। विगत 78 और 75 सालों से हमारा समाज वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, नागरिक वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, प्रतिभाओं का लगातार दमन हो रहा है और पलायन हो रहा है। तो इस देश को एक गति और एक प्रगति देने के उद्देश्य से, देश में समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से ये देश के समस्त नागरिकों ने ही विकल्प स्थापित किया है। जातिगत संघर्ष की बात की जाए, पहले से ही जातिगत संघर्ष होता आ रहा है, पहले 75 साल पहले से भी होता आ रहा है, तब ये आवाज क्यों नहीं और ऐसा कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा कानून नहीं बनाया, अभी बनाएंगे, लेकिन जातिगत संघर्ष जो हो रहा था ना, उसकी सहनशीलता जनता ही भुगत रही थी। उस जनता के कारण ही आज ये विकल्प तैयार हुआ है। इसके विकल्प का कोई ऐसा वो उद्देश्य नहीं है कि हमें किसी इस विकल्प का उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि ये राष्ट्र हित में और जनता के हित में, नागरिकों के हित में, इसमें आधार सिर्फ यही रहेगा हमारा कि जो जात बिरादरी के आधार पर गंदे कानून, काले कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का अंत हो। देश में सभी जात बिरादरियों में, हर नागरिक में एक समरसता की, समानता की स्थापना हो। आर्टिकल 21 के मुताबिक सब आनंदपूर्ण अपनी लाइफ जिए। साथ ही एक और चीज़ कि ये आज युद्ध सनातनियों का नहीं है, ये धर्म का युद्ध है, अधर्म के विरुद्ध। और हमेशा हर युग में धर्म की ही विजय हुई है और आज भी धर्म की विजय होगी। इसलिए ये युद्ध अब आज से प्रारंभ हो गया है, आगे भविष्य में
आप स्वयं तय करेंगे, सारे नागरिक तय करेंगे। अनिल जी, अगर धर्म की बात होती और धर्म की जीत होती तो शंकराचार्य जी लोग टुकुर टुकुर देख रहे थे और प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। इसी किस धर्म की बात आप कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पिछड़ा अपने आप को कह रहा है, किस धर्म की बात आप? हम इसी धर्म की बात कर रहे हैं जो हो चुका है, उसी आधार पर ये नागरिकों ने विकल्प बनाया है और अब निश्चित ही धर्म की जीत होगी, शंकराचार्य की भी जीत होगी, हर सनातनी की भी जीत होगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूँ, किस दृष्टि से इसे आप ले रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, देश के बहुत सारे नागरिक जो उच्च पदों पर विराजमान है, वो अपने को एक अति पिछड़ा और पिछड़ा बताकर देश में जो एक समानता और समरसता स्थापित थी उसको बिगाड़ दिया है, देश को एक गतिरोध पैदा कर दिया है, देश में असमानता पैदा कर दी है, देश को एक गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इसीलिए इस विकल्प की आवश्यकता थी। हम प्रधानमंत्री जी क्या उस बयान पर जा रहे हैं? आप चूंकि दोनों लोग विधिवेत्ता हैं, क्या प्रधानमंत्री जी अभी भी अति पिछड़े हैं जो सदन में कह रहे हैं? हमें तो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जी कभी भी पिछड़े नहीं थे, लेकिन उनके जो एक नाटकीयता है उनके अंदर, उन्हें कायदे से एक बहुत अच्छा फिल्म स्टार होना चाहिए था। वो इतने नाटक करते हैं, अगर वो गुफा में बैठ के साधना भी करते हैं, केवल उनके बाथरूम में कैमरे नहीं लगते, बाकी हर जगह आप मीडिया कर्मी कैमरा लगाते हैं। आपको स्वयं अनुभव है कि प्रधानमंत्री एक महामानव जो होता है ना, एलियन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, एक नौटंकीबाज आदमी है। तो क्या यूजीसी उन्होंने लाया प्रधानमंत्री जी ने, तो यह करना था कि पिछड़े अब हमारे तरफ आ जाए, समस्त पिछड़े, अब हिंदू मुस्लिम चलेगा नहीं, सनातन चलेगा नहीं, इसमें आप कहाँ टिकेंगे? देखिए, राम को उंगली पकड़ के आई थी बीजेपी, हिंदू के कार्ड पे आई थी बीजेपी, अब सकपाल की उंगली पकड़ के गिरेगी, जाएगी। ये हमारे बिल्कुल लक्ष्य है और यही संकल्प है हमारा। पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आरक्षण की बात कही जा रही है, हर पार्टी जो है महिलाओं को लेकर के आगे आ रही है। 33% आरक्षण के बाद भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं अभी जो है बेबस है, यही सोच रही है कि आरक्षण लेकर कैसे आएंगे। तो महिलाओं के लिए क्या किस तरह के जो है संविधान में लाएंगे और कैसे काम करेंगे महिलाओं के लिए? भाई, हमारे यहाँ तो समान नागरिकता का विषय है और महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है। समान नागरिकता में हर एक व्यक्ति को अधिकार है जिसमें प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किसी आरक्षण को किया जाए। आर्टिकल 16 में जो व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था इस जातिगत कानून की कभी कहीं नहीं थी, न आरक्षण की थी। आर्टिकल 16 में जो व्यवस्था की गई थी वो ये व्यवस्था थी कि महिलाओं को, मूक बधिरों को, विकलांगों को, इनको किस तरह से कुछ रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन उस रिलैक्सेशन के एवज में, उस लाभ के एवज में इन लोगों ने एक जातिगत आधार पर कानून लाके खड़ा कर दिया और वो जातिगत आधार पर जो कानून है वो लगातार चलता जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण से एक स्थिति वो पैदा होने वाली है कि हमारे लिए कोई स्थान ही नहीं है, शून्य है, प्रतिभाओं का स्थान इस देश में शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार -40 पे, 0% पे, 10% पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनाए जाते हैं, स्पेशलिस्ट इंजीनियर बनाए जाते हैं इस देश में। तो इस देश में कहाँ से प्रगति हो सकती है? और देश पतन और गर्त की ओर जाने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, एक सवाल नहीं, एक सवाल जो, हाँ, ये आरक्षण वाले पे ही बता, ये आरक्षण का कैसा के नाम पर पूरा कैसा माहौल उड़ाया जा रहा है, उसका मैं उदाहरण आप लोग को देखिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस आरक्षण को जिसको कि ये नेता और राजनीति ये बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा है, उसका माहौल बना। अब इन्होंने कहा कि 50% लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। 50% लोगों को आरक्षण देने में 27% पिछड़े और 22% अनुसूचित जाति वाले और अनुसूचित जाति वाले, ये है। अब आप देखिए, 50% में पिछड़े जातियों में आपको, शायद आप लोगों को ये सूचना न होगी कि 157 जातियाँ हैं पिछड़ों में और अनुसूचित जातियों में 71 जातियाँ। अब आप पिछड़े जातियों में अगर लें तो सिर्फ कौन है? यादव, मौर्य, कुर्मी, 4-5 जाति के लोग पूरा का पूरा 157 जातियों का हक खा रहे हैं। उसी तरह से आप ये देखिए कि उनके 71 जातियों में सिर्फ जाटों और चमार और
वाल्मीकि और ये कहिए कि पासी, ये 4 जातियाँ खा रहे। अब ये बताइए इस देश में आरक्षण का फायदा सिर्फ 10 जातियाँ उठा रही हैं, तो और 100 में 10 जातियाँ अगर उठा रही हैं तो ऐसे आरक्षण का क्या औचित्य है? क्यों रख रहे भाई 75 साल से इसको केवल उद्धत और उन्हीं के परिवार के लोग उठा रहे हैं? एक बात। दूसरी एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, अब आप देखिए जो ST लगा है और UGC लगा है, इसकी स्थिति देखिए। ST एक्ट में आप मान लिया अगड़े में है ब्राह्मण, पिछड़े में है यादव और अनुसूचित जात में कौन है, मान लीजिए चमार या जाटव। अब आप देखिए उस कानून में, अनुसूचित जाति वाले कानून में तो ब्राह्मण और यादव एक साथ है, मतलब एक साथ हो गए, उनके ऊपर अनुसूचित जाति वाले कानून लगा देंगे। वहाँ यादव क्या है, सामान्य बन गए उनके साथ उस कानून के लिए। वही यादव अब जब UGC लगेगा तो वो किसके साथ हो जाएंगे, अनुसूचित जाति के साथ। तो यादव जी लोग देखिए, मजेदार बात है, यादव एक जगह तो ब्राह्मणों के साथ है और दूसरी जगह यादव किसके साथ है, अनुसूचित जाति के साथ। और यादव जी कुछ लोग बोल भी नहीं रहे, अरे भाई मतलब यादव जी मैं कहता था पिछड़े लोग, ये पिछड़े लोग बोल भी नहीं रहे हैं। एक जगह आप अनुसूचित जातियों के साथ जा रहे हैं और दूसरी जगह आप ब्राह्मणों के साथ जा रहे हैं। ये खेल देखिए, ये खेल ऐसा कहीं होता दुनिया में इस तरह की कोई भी आरक्षण की व्यवस्था इस तरह की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपराधिक व्यवस्था, किसी आपराधिक व्यवस्था में कैसे जातियों के नाम पर अपराध आप साबित घोषित कर सकते हैं। मिश्रा जी, आपने कहा कि हमारी पार्टी काल नेमियों का अंत करेगी, तो आप काल नेमी किसको मानते हैं? जो सनातनी नहीं है उनको कालनेमी मानता हूँ। दूसरी चीज, जो जात बिरादरियों के कानून के खिलाफ नहीं बोलते वो समस्त कालनेमी है। कालनेमी मीन्स जो अधर्म को अपनाता है वो कालनेमी है, इसलिए जो अधर्म का कार्य कर रहे हैं वो समस्त कालनेमी है और मैं उन्हें कालनेमी बोलता हूँ। ठीक है भाई, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये तो हमारे साथ राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा के अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर तरह से झूठ बोलते हैं और सदन में लगातार लोगों को भ्रमित करने की बात करते हैं। आप वीडियो में आगे बने रहें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ मैं दानिश खान, आकाश टाइम्स, लखनऊ।